वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड वॉचिंग। आज क्लास 8 एनसीईआरटी समरी पार्ट 2 क्लास 8 की एनसीईआरटी समरी पार्ट 2 पे देखिए किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध में देखिए ये 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला उनके बंगाल के नवाब बनाए गए। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो व्यापारिक रियायतें और उन्हें अन्य सुविधा आसानी दे और बिना किसी आनाकानी। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी को किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है। फिर जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी के उनके राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों के पीछे हटने से तैयार नहीं हो रहे थे। फिर 30,000 सोल्जर्स के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया। फिर और उनके गोदामों में आग भी लगा दी गई। फिर इसके बाद कंपनियों के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसके बाद कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा कर लिया गया था। देखिए एस्टेब्लिश कंट्रोल दी कंपनी फोर्ट। अब देखिए कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दी। इस सेना को 9 सैनिक भी थे। फिर देखिए नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। फिर इसके बाद आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध, इसे प्लासी से नहीं बोलते हैं, अंग्रेज़ों ने इसका नाम बदल दिया था प्लासी। इसका दरअसल असली नाम है पलासी। देखिए मैं इसे सही से लिख देता हूँ बढ़िया संग से। पलासी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि जहाँ पर ये फूल पलास के फूलों के कारण कहा जाने लगा। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिसका होली पर इस्तेमाल होता था। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे देखिए। फिर नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण ये बना कि उसके सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने मिला लिया अपने साथ। फिर इन्होंने मीर जाफ़र ने टुकड़ी ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। युद्ध करने गए हैं पर युद्ध में कोई हिस्सा ही नहीं किया इन्होंने। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उससे अपना हाथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। फिर प्लासी जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली, इसके बाद कंपनी की जीत हो गई थी। अब ये देखिए चित्र में, यह चित्र एक कोर्ट रूम का है। यहाँ पर लेड लॉन स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती हैं। ये ही एक ऐसा सभा चित्र यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सभाएं हो रही हैं। सभा में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बारे में फिर से जानते हैं कि आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वाज, मतलब हार के बाद क्या हुआ। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। फिर शासन की जिम्मेदारी को तैयार नहीं, फिर कंपनी में शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। फिर उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब, मतलब कि पपेट नवाब उन्होंने तैयार किया।
पपेट नब पपेट नवाब तैयार करने के बाद उन्होंने जो कंपनी के इशारों पर काम करता था, मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई के 1764 को भी हराना पड़ा। फिर कंपनी क्या करती है देखिए, जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी यही अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और सोवरेन के कारण डिग्निटी मेंटेन करने के लिए डिग्निटी एंड सोवरेन चाहते थे। इसके लिए फिर कंपनी क्या करती है, जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध कर दिया तो उसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र को जगह पे देखिए, मीर जाफ़र की जगह पे मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। फिर मीर कासिम के बाद देखिए, जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई, जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो फिर बक्सर की लड़ाई हुई। फिर बक्सर वॉर में मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया था। बक्सर लड़ाई हुई, फिर अंग्रेज़ों ने बोला कि मीर कासिम की जगह फिर से मीर जाफ़र को बनाया गया। फिर उन्होंने कंपनी को अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और पैसा कमाने के लिए 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। फिर दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। भी इसके बाद 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता चला जा रहा था। फिर लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। फिर इसके वजह से ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की वॉर के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनको सारे पैसा तो दीवानी राइट से मिले जा रहे थे कि उनको फिर फिर बाहर से पैसा लाने की क्या ज़रूरत। उनको यहाँ के लिए ज़मीन के लिए सौदा मिल गया कि जो यहाँ के किसान थे, लोग थे, वो यहीं टैक्स वसूलते थे और उन्हीं के टैक्स वसूलने से पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो इसी कमाई से भारत में सूती और रेशमी कपड़ों की खरीद कर सकते थे, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते किले और दफ्तरों के निर्माण में लागत उठा सकती थी। देखिए, फिर देखिए कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब बनने की व्हाट इज मीन ऑफ नवाब। इसका मतलब ये तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता की और ताकत थी, लेकिन इसके और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने की ख्वाब देखने लगा था। फिर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में वे इंग्लैंड से मद्रास, जिसका नाम अब चेन्नई हो गया है, वहाँ आए थे। उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद 1767 में वो दो बार गवर्नर बने थे और उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले करप्शन को ख़त्म करने का काम सौंपा गया, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार का आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अंकुश संपत्ति के स्रोत
मतलब कि बहुत ही सस्पेक्ट लगे, सस्पिशियस लगे। फिर उसके बाद कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए और बहुत सारी बीमारियों लड़ाई के कारण कम उम्र में मौत का सामने वाला बन गए, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप के बाद उसने सुसाइड कर लिया था 2024 में। 2024 में फिर देखिए कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलतमंद तो नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के कारण उन कम उम्र में ही मौत हो रही थी। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा कि उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण है। उन्हें लोग अफसर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखने लगे और नाटकों और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाने लगा था। अब चलते हैं कि कंपनी का शासन कैसे फैल रहा था। देखिए कंपनी रूल एक्सपेंशन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया था। उन्होंने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल लिया था। फिर बक्सर की बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। और साथ ही सहायक संधि भी थोप दी जाती थी और कई बार तो कंपनी की रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी जाती जो रियासत पर बंदोबस्त को मान लेती थी और अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। देखिए अलायंस के मुताबिक इंडिया के वे अपनी प्रोटेक्शन कंपनी प्रदान करती थी। और साथ ही देखिए और सब्सिडरी फोर्सेस के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर देखिए इंडिया रूल फेल पेमेंट टेकन टे पेंडिंग एग्जाम्पल। फिर इसके बाद उदाहरण के लिए रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 टू 1805 उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि नवाब सहायक सब्सिडी फोर्सेस के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। और देखिए इसके आगे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये पिक्चर जो है अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब जो हैं सुजाउद्दौला। बक्सर की वॉर के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट के सामने अपने चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैसे वो अपने वेशभूषा में खड़े हुए हैं और उनके सामने बिल्कुल अपने ही वेशभूषा में है कि उनको कुछ हुआ ना हो। फिर रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी बताता हूँ। रेजिडेंट जो वहाँ पर राजमहल में रहते थे उनकी ताकत के बारे में बताता हूँ। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन जेम्स मिल
ने कहा है, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधा, वो कभी भी मनचाही कर सकता है, कोई भी काम करने के लिए छूट थी जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता था। जो चीज़ें आराम से चलती थी, शासन के कामों को रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। जब भी कुछ अलग तरह का घटता, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता जिससे ब्रिटिश सरकार गलत मानती, टकराव और उथल-पुथल पैदा हो जाती थी। अब बताता हूँ कि क्लाइव को कैसे देखता था सांसद रॉबर्ट क्लाइव। जो उसके पास जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो उसने सुसाइड कर लिया था। तो संसद की समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की वॉर के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा था। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके बाद दौलतमंद महाराज मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे, एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट, जब हम लेके आएंगे पार्ट सी चैप्टर 2 का। इसमें देखेंगे कि टीपू सुल्तान शेर मैसूर जो थे उनके बारे में, और देखेंगे कि कैसे बंगाल के बाद और भी अदर स्टेट में वॉर हुई, और मैसूर वॉर हुई। फिर उसके बाद किस तरह से मराठा वॉर हुई, और अदर जैसे कि क्लेम टू पैरामाउंटेंसी और डॉक्ट्रिन लैब्स, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।